हमारे साथ, प्रजापति हमारे साथ, पटेल हमारे साथ, चौहान हमारे साथ, बिंद हमारे साथ, कश्यप हमारे साथ, कुशवाहा शाक्य सैनी हमारे साथ। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। कई बार सवाल बनता है, अगर यूपी की राजनीति की बड़ी खबर हो जाए तो सवाल तो बनता है। अगर यूपी की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी आकर के ये कहने लगे कि अब MY समीकरण नहीं चलेगा, अब चलेगा असल में A to Z समीकरण, तो सवाल तो बनता है। और अगर योगी आदित्यनाथ के डर की वजह से असदुद्दीन ओवैसी और OP राजभर साथ में आ गए हैं, तो सवाल तो बनता है कि यूपी की राजनीति में ये लोग क्या कर पाएंगे, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये लोग क्या कर पाएंगे, दलित वोटों को साथ लेने के लिए क्या कर पाएंगे, अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति करते रहेंगे, क्या ये मंडल और कमंडल के बीच रह जाएंगे। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ मजबूत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का दम इतना है कि कोई भी जल्दी मुकाबला करने के लिए आता नहीं। अखिलेश यादव खामोश हैं, मायावती ने लगभग सरेंडर किया हुआ है, लेकिन ये जो दो चेहरे हैं असदुद्दीन ओवैसी और OP राजभर, अगर ये साथ में आए हैं तो ये क्या गुल इनकी राजनीति खिलाएगी, सवाल तो बनता है। क्या यहाँ पर भी सिर्फ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही ये दो चेहरे रह जाएंगे, ये सवाल बनता है। योगी के आगे ये दो चेहरे टिक पाएंगे या नहीं, ये सवाल तो बनता है। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, तस्वीर ये बताने के लिए और तस्वीर ये सवाल खड़े करने के लिए आप देखें कि योगी सबसे दमदार हैं, राजभर और ओवैसी का मेल है, लेकिन MY के बाद ये A to Z का खेल क्या है और 2022 का ये बड़ा वॉर है। वॉर का मतलब होता है लड़ाई। इस लड़ाई में कौन है आगे, कौन है पीछे, यहां से तस्वीर बदलेगी। जब तस्वीर बदलेगी तो तासीर कुछ और बताएगी, और तस्वीर बदलने के बाद अब हम आगे आपको ये दिखाते हैं कि असल में यूपी की लड़ाई के बीच कितने ध्रुव हैं, यूपी की लड़ाई के बीच आखिरकार कितने किरदार हैं। मेरी गुजारिश यह है मेरी प्रोडक्शन टीम से कि तुरंत ही यहां से तस्वीर बदली जाए, क्योंकि यूपी की असली तस्वीर दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बताएं कि कहां पर धर्म है, कहां पर जाति है, कहां पर SP है, कहां पर BSP है। और अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा भी इन सभी के बीच में आ गया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा महज वोट कटवा बन करके रहेगा या फिर यहां से कुछ और भी अलग होने वाला है। ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं जो हमारी टीम ने तैयार की हैं, जो मेरी इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड की मजबूत टीम ने तैयार की है। 2022 का चुनाव है, जहां ध्रुवीकरण भी है, जहां जाति भी है और जहां पर धर्म की बात भी की जाती है। तो ऐसे में मंडल और कमंडल के बीच क्या होने वाला है, मंडल और कमंडल के बीच क्या असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही साथ OP राजभर कुछ गुल खिला पाएंगे। क्योंकि अब आपको आज की खबर बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को जाना था बहराइच में मत्था टेकने के लिए, लेकिन उससे पहले पहुंचे लखनऊ में। OP राजभर के साथ में हुई मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि MY समीकरण अब यूपी में नहीं चलेगा, अब यूपी में असल में यहां से चलेगा A to Z का समीकरण। उसके बाद फिर सैयद सालार मसूद की दरगाह पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, OP राजभर के साथ में पहुंचे, OP राजभर साथ में थे। जाकर के जब मत्था टेका तो एक अलग तरीके का बवाल हो गया। बवाल ये हो गया और बवाल के बाद सवाल भी खड़ा हो गया, क्योंकि सैयद सालार मसूद की दरगाह पर पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी और OP राजभर। तो ऐसे में योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने यह सवाल कर दिया कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया गया है इन सभी के बीच में। OP राजभर ने क्यों कहा कि अगर आप महबूबा मुफ्ती के साथ में जाकर के सरकार बनाएं तो फिर ऐसे में रासलीला, और अगर हम ओवैसी के साथ मिलकर के गठबंधन करें तो ये कैरेक्टर ढीला कैसे है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। चुनाव में अपनी जमीन तैयार करने के लिए पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश।
एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। ओवैसी उत्तर प्रदेश पहुंचे तो सियासी पारा भी उछाल मारने लगा। ओम प्रकाश राजभर ऐसे सामने आए कि मानो उन्हें ओवैसी का साथ नहीं, उत्तर प्रदेश में संजीवनी बूटी मिल गई है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं तो कैरेक्टर ढीला है। चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो हर कोई जनता को साधने के लिए तरह तरह के फॉर्मूले ला रहा है। कोई नए साथी की तलाश में है ताकि नए साथी के साथ बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया जाए। लेकिन मौजूदा समय में इन पार्टियों का बीजेपी के आगे टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर यह बनता है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या वाकई में कोई खेल कर पाएंगे या फिर नहीं। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण में कहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपना कमाल कर पाएंगे या नहीं। आपको याद होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह था कि बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनका चैलेंज भी कबूल है। लेकिन सवाल यह है कि पूर्वांचल की 27 जिलों को साधने के लिए ओवैसी ने क्या प्लान बनाया है। डिबेट को ओपन कर देते हैं। जितने गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं सबसे पहले एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं और मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाला है मेरी पूरी टीम के लिए। आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शौकत अली नेता हैं समाजवादी पार्टी, जैनेंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता SBSP के, मुश्ताक अहमद नेता AIMIM। मुश्ताक अहमद जी पहला सवाल आपसे है, ये MY के बाद A to Z समीकरण कहां से आ गया। ये असदुद्दीन ओवैसी एकाएक क्यों कहने लगे कि हम सर्कस में काम करने नहीं आए हैं, हम असली लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ऐसा क्यों बोला ओवैसी ने आज। इससे पहले बिहार में जो था MY था, वो वहां पर आपने देखा कि वहां पे क्या हुआ जब उस वहां पे जो है वहां पे क्या कहते शहाबुद्दीन का जो केस हुआ, तो आपने देखा कि उस वक्त लालू यादव या उसके क्या कहते बेटे ने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। लेकिन यही एक समीकरण, और हम ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से ये कहेंगे, मैं यूपी का रहने वाला हूं, यूपी का चैनल इस वक्त चल रहा है। यूपी की बात करें, बिहार पर ना जाए, ज्यादा अच्छा ज्यादा बेहतर होगा। यूपी की बात करें, हिंदू मुसलमान करने आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के नेता बनने आए हैं या हिंदुओं के भी नेता हैं ओवैसी। सीधा सवाल है मेरा सीधा सवाल है, मैं घुमा फिरा करके सवाल करता ही नहीं। क्या असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं या हिंदुओं के भी हैं। माइनॉरिटी की आप लोगों को इलिटरेसी याद आ गई कि 58% है। आपको ये तो याद आ गया, मेरी बात सुनिए ना आपको ये तो आ गया कि माइनॉरिटी यानी मुसलमान जो हैं ये यूपी में गरीब हैं। आपको ये भी याद आ गया कि ड्रॉप आउट कॉलेज में हैं, लेकिन हिंदू क्यों नहीं याद आता आपको, क्यों नहीं याद आता आपको। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो भी अब तक गवर्नमेंट यूपी में आई है, जो 2012 में थी, 17 में थी, उन लोगों ने मुसलमानों के साथ जितने वादे किए गए थे तो वो उसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, अगर यूपी में मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता तो वो असदुद्दीन ओवैसी वहां से यहाँ नहीं आते, हैदराबाद से यूपी नहीं आते। लेकिन उसके आने की एक वजह यही है कि यहाँ मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ। हैदराबाद में रह करके दर्द होने लगा मुश्ताक जी, हैदराबाद में रह करके असदुद्दीन ओवैसी को दर्द होने लगा। और यही एक वजह है क्या कि दोनों भाई मिलकर के जहर उगला करते हैं। ये दर्द जहां पर होता है ना वहां पर आंसू बहते हैं, वहां पर जहर नहीं निकलता। ये शायद आप लोगों को याद रहना चाहिए। मुश्ताक जी दोबारा आपके पास आते हैं। आलोक अवस्थी जी आपके पास आते हुए, असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में रहे, असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में रहे, सैयद सालार की दरगाह पर जाकर के मत्था भी टेका। वो वैसी जिनके लिए योगी जी ने ये कहा था कि उनका चैलेंज हमें कबूल है, वो वैसी जिन्होंने ये कहा कि हम सर्कस में काम करने नहीं आए हैं, वो वैसी जिन्होंने ये कहा कि अब तो A to Z का समीकरण चलेगा। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी बनाम ओवैसी की लड़ाई है या ओवैसी को महज एक वोट कटवा के तौर पर ही बीजेपी देख रही है। देखिए, ओवैसी जिस तरह के नेता है वो दुनिया को पता है। आज उन्होंने शुरुआत कहां से करी है, सैयद सालार बाजार से गए। सैयद सालार गंज कौन से पहले उस पर जरूर जाना चाहिए।
वो महमूद गजनी के साथ आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था, लूटने आए थे। राजा सुहेल देव जिनका नाम लेते हैं राजभर जी, उनसे उनका युद्ध हुआ था और वहां पे सलारगंज जंग मारे। ठीक है। तो शुरुआत से ही जो है ओवैसी ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि वो भारत पे हमला करने वाले लोगों को पूजने आए थे। और आप जो AIMIM की जो प्रवक्ता से आप पूछ रहे हैं, तो उनके पार्टी का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम मुत्तहिद जो भी उनका नाम है, मुसलमान मुल्की पार्टी है खाली। तो केवल एक ही धर्म की पार्टी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हाँ, अच्छा बात है, आपने अच्छा बता दिया। तो उसमें मुसलमान के लिए वो जो चीज बनी है, वो बाकी धर्मों का उनमें कहाँ उनसे कोई मेल जोल है। और आज उन्होंने अपना रिकॉर्ड बता दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ही नेता हैं। ये आलोक अवस्थी वो उन्हीं के नेता है, देश के बांट के देखने की बात करते हैं, समाज को बांट के देखने की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी जो है उनके साथ में है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी को तय करना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं। दूसरी बात, लेकिन सवाल ये है ना, दर्द हो रहा है, सवाल तो कुछ और ही है, सवाल तो कुछ और ही है। जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी, बहराइच में गाजी बाबा की दरगाह पर ओपी राजभर कैसे चले गए? क्या महाराजा सुहेलदेव को भूल गए क्या? अनिल राजभर का ये कहना है, जो कि योगी सरकार के मंत्री हैं, कि ओपी राजभर ने गाजी बाबा की दरगाह पर जाकर के देशद्रोह कर दिया, राष्ट्रद्रोह कर दिया और सुहेलदेव समाज के साथ में धोखाधड़ी की है। क्यों जाकर के वहां पर मत्था टेका? देखिए, भाजपा का हमेशा से यही मानना होता है कि जहाँ पे हिंदू मुसलमान बांट सकें वहाँ पे हिंदू मुसलमान को बांट। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है। नहीं जैनेन्द्र जी, ये मेरा सवाल है। मुझे सीधे ये बताइए कि जो आपकी पार्टी है SBSP, क्या सैयद सालार मसूद की दरगाह पर जाकर के मत्था टेकती है? और क्या मैं इतिहास में लेकर के जाऊं कि सैयद सालार मसूद और महाराजा सुहेलदेव को क्यों याद किया जाता है? क्या मुझे ये इतिहास में जाकर के बताना पड़ेगा आपको? नहीं, मैं बता देता हूँ। जो महमूद गजनबी के भांजे हैं सैयद सालार मसूद, तो वो 1034 में उनके साथ युद्ध 5 दिन चला था। उसमें सैयद सालार मसूद मारे गए थे। ठीक है। किसने मारा था? किसने मारा था? जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ युद्ध हुआ था, उसमें मारे गए थे उनके हाथों। ठीक है। और उसके बाद यानी महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद। अच्छा, बोलिए अपनी बात कर लीजिए। नहीं, एक मिनट, होल्ड। नहीं, जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी, ना, मेरी डिग्निटी इंटीग्रिटी ना, हो ही नहीं सकता। मेरी डिग्निटी और इंटीग्रिटी को लेकर के सवाल मत कीजिएगा। मैं कोई एजेंडा नहीं चलाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, एजेंडा चलाने के लिए नहीं, मैं डिबेट चलाने के लिए बैठा हूँ। बेहतर होगा अपना जवाब आप दें और मेरी इंटीग्रिटी को लेकर के सवाल ना करें। मुझे किसी से भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जैनेन्द्र जी, पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूँ, कम से कम मुझे पहले बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, अपनी बात पूरी करें। ठीक है। उसके बाद 1250 ईस्वी में जो दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने उस जगह पे वो मजार बनवाई। ठीक। 1947 में देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। 1991 में एक लॉ पास हुआ जिसे हम प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट कहते हैं। वो क्या कहता है? 15 अगस्त 1947 से पहले जो केवल राम मंदिर को छोड़ के जो भी पूजा के स्थल है वो उसी अवस्था में रहेंगे। और दूसरी बात, अब आप मुझे बताइए, अगर वो पूजा का स्थल है और वहां पे लोगों की श्रद्धा है, वहां हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, आप मुझे बताइए क्या वहां हिंदू नहीं जाते हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बिल्कुल सीधा ये सवाल किया है। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। महाराजा सुहेलदेव ने नहीं, मैंने एकदम सीधा ये सवाल पूछा, सैयद सालार मसूद को मारा किसने? आपने ये कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने। ठीक है, महाराजा, ठीक है, हाँ, महाराजा सुहेलदेव राजभर ने। ठीक है, मैं राजभर भी साथ में जोड़ देता हूँ। क्या आपको लगता नहीं कि ये राजभर समाज का अपमान है अगर जाकर के वहां पर ओपी राजभर मत्था टेक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ में? इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल कल्चर, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भूल गए हैं। यही माना जाए ना? इसका मतलब यही माना जाए कि जहन में जो सम्मान है ये सैयद सालार मसूद के लिए ज्यादा है, महाराजा सुहेलदेव के लिए कम है। राकेश भाई, मुझे लगता है आप शायद वहाँ पर गए नहीं है। वहाँ पर पहले से भी बहुत सारे राजभर समुदाय के लोग भी मत्था टेकने जाते हैं। मेरी बात सुनिएगा आप, जो मैं कहने जा रहा हूँ। जैनेन्द्र भाई, मेरी बात सुनिएगा। बिल्कुल, आप बताइए। मैं इस वक्त भले ही दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ रूबरू हूँ,
यूपी का रहने वाला हूं, पूर्वांचल का रहने वाला हूं, जौनपुर का रहने वाला हूं, बहराइच से लेकर के गोंडा, गोंडा से लेकर के लखनऊ तक सब कुछ मेरा छाना हुआ है। और वहां पर किस तरह से गाजी बाबा, और देसी भाषा में गाजी बाबा कहा जाता है कि गाजी बाबा का मेला है और गाजी बाबा की मजार पर जाते हैं, गाजी बाबा का उर्स है, ये बात जिस तरह से कही जाती है मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मुझे ये ना बताएं। और यही एक वजह है कि मैंने पूछा कि सैयद सलाम मसूद को जिसने मारा उसी की पॉलिटिक्स आप लेकर के आगे चलते हैं। कोई आज की डेट से नहीं जा रहे हैं वो लोग। हाँ। वहाँ तो बहुत पहले से बहुत सारे राजपूत समुदाय के लोग भी जाते हैं मत्था टेकने। और दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं कि मतलब इससे हिंदू मुसलमान का वोट बटेगा या इससे बीजेपी को फायदा होगा, कंट्रोल करना चाहता हूं, उसके बाद मैं वर्सेस का एक अलग से मैं चंक ओपन करूंगा। पहले डिबेट ओपन टू ऑल कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली भी मेरे साथ जुड़े हैं। शौकत जी, अभी तक तो यूपी में ये कहा जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी ठीक वैसे ही है यूपी के पॉलिटिक्स में जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हैदराबाद से चले गए बिहार, लेकिन बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद हालांकि बंगाल में जमीन तलाशने की कोशिश की, लेकिन बंगाल में कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं। लेकिन यूपी में 100 से ज्यादा, लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के संकेत निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लिए डर नहीं है? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप को मुसलमानों की हिमायती कहती रही है, लेकिन अब एक प्लेयर और आ गया है, वो प्लेयर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गेम चेंजर भी बन सकता है। राशिद भाई, आप एक अच्छे पत्रकार हैं और अच्छी चीज़ें जानकारी रखते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ओवैसी जी आए नहीं हैं, इनको बुलाया गया है। बुलाया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में बिहार में भी बुलाया गया था, बंगाल में भी बुलाया गया था, अब उत्तर प्रदेश बुला लिया गया। देखिए राशिद भाई, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, वो हिंदू मुसलमान पे ही आधारित है। क्योंकि देखिए मैं दोहरा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो पूरी राजनीति का सिद्धांत है उनका, वो हिंदू मुसलमान पे ही आधारित है। तो मैं इस चीज को इसीलिए बार बार दोहरा रहा था कि वो आए नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है कि अगर आप हमारे लिए अब माहौल नहीं बनाएंगे तो हम कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको बुलाकर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के, राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट करा दिया है। अब रही बात, देखिए मैं फिर कहता हूं कि आप ये कहते हैं कि 18% की हम हक की बात करने आए। अरे महाराज, जहां से आप आए हैं वहां भी 12.5% हैं। आप उनके हक की लड़ाई लड़िए, उनके हक की लड़ाई छोड़कर आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं, उन राज्यों में जाते हैं जहां पे ज्यादा मुसलमान हैं। मैं एक बार अपनी पीसीआर टीम से मेरी गुजारिश है, आप जितनी भी चीजें बता रहे हैं, आप शौकत जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। अपनी पीसीआर टीम से मेरी गुजारिश है कि हमने कई ग्राफिकल इनपुट तैयार किए हैं। अगर यहाँ पर मेरे ठीक बाईं तरफ इस ग्राफिकल इनपुट को उतारा जाएगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ग्राफिकल इनपुट को भी बदल बदल के हम दिखाते रहें कि असदुद्दीन ओवैसी अगर यूपी में आए हुए हैं तो इसके पीछे का खेल क्या है। ग्राफिकल इनपुट जो ये बताएगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्या यूपी में वाकई कोई कमाल कर पाएंगे, यूपी में मुसलमानों का कितना प्रभाव है, मुस्लिम वोट बैंक की आखिरकार बार बार लड़ाई क्यों की जाती है, ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफिकल फॉर्म में तुरंत ही उतारना चाहिए। आलोक अवस्थी जी, दो चीजें हैं। पहला तो ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये बिहार में कहा गया, ये बंगाल में कहा गया, और यूपी के लिए शौकत अली ये कह रहे हैं कि आप लोगों के न्योते पर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं ताकि उनका इशारा यह है कि मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी तरह से काट सकें। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीति करने का सबको अधिकार है। मैंने पहले भी कहा था, योगी जी ने उनके बारे में कहा था कि भाई वो आए नेता लड़े चुनाव, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम अपने नेता अपने किए हुए कामों के आधार पर चुनाव लड़े। जो हमने काम किए हुए हैं वो काम हमारे जनता के दिखाई पड़ रहे हैं। तो जनता बराबर जो है पहचान कर रही है हमारे किए हुए कामों को, चाहे इसके पहले दोनों लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, या जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव हुआ, उसके पहले नगर निगमों के चुनाव, हर जगह 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। खाली इसलिए जीत रही है क्योंकि बराबर किसानों के लिए काम कर रही है, गरीब कल्याण मजदूर महिलाओं के लिए काम कर रही है, बराबर जो है वो उत्तर प्रदेश कैसे आगे जाए उसके ऊपर काम कर रही है। इसलिए ये कोई भी दल लड़ रहे हो, हमारी पार्टी कभी भी किसी भी धर्म के आधार पर बात के नहीं देखती है। हम अगर घर 40 लाख लोगों अपने घर दिए हैं तो सबको दिए हैं, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे उसमें किसी भी वर्ण या वर्ग में हमने भेद नहीं किया है। हमने अगर जो है शौचालय बनाए हैं घरों में, सबके घरों में बनाए। हमने अगर किसानों को सम्मान निधि दी है, सबको दी है, हमने किसानों को बांट के नहीं देखा। सीधी सी बात यह है कि जो ये टुकड़े में जो पार्टी बन रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो एक जाति की पार्टी है, राजभर जी की पार्टी जिन्हें तो
बाहर से ले आए अपने अपना गठबंधन करने वाले ओवैसी को। ओवैसी की विचारधारा क्या रही है? ओवैसी की विचारधारा हमेशा जो है समझ को बाद में देखने वाली बात रही है। कब उन्होंने हिंदुस्तान की बात करी है? हमेशा उन्होंने हिंदुस्तान के एक वर्ग के बारे में बात करी है। तो अगर खाली एक वर्ग को आप संतुष्टिकरण करके आप सोचते राजनीति कर लेंगे तो ये उनको मुबारक हो। इसके पहले भी कांग्रेस ने ये काम करने का प्रयास किया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या कहा था कि इस देश में संसाधनों का सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। तो क्या मुसलमानों को अधिकार है, बाकी लोगों को अधिकार नहीं है? या मुसलमान इस देश के क्या नागरिक नहीं है? सबका अधिकार है। मेरा ये साफ साफ कहना है कि आप गांठ के देखने की बात मत करिए, आप धर्म का धर्म मत बांटिए। हम सब मिलजुल करके यहाँ रहते हैं। अगर ये राजनीतिक दल अपने राजनीतिक वोट सेकने के लिए खाली लोगों को डराते हैं, मुसलमानों को डरा करके खाली रखते हैं कि डरा करके उनसे वोट लेना है, उससे क्या किया मुसलमानों के लिए आज तक? राजभर जी ने क्या किया है? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? मेरा सवाल है इन लोगों के ऊपर, उनको जवाब देना चाहिए किस तरह का काम इन्होंने किया मुसलमानों के लिए। बताइए रहा था अपना काम। मुश्ताक जी, शायद आपको यहाँ पर जवाब देना चाहिए। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितना भी कोरोना प्रभावित अगर कोई मुसलमान का परिवार है, किसी बुनकर का परिवार है, कितने घरों में असदुद्दीन ओवैसी गए हैं? मेरा पहला सवाल है। जितने भी मुसलमान अगर गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनमें से कितने घरों में गए हैं असदुद्दीन ओवैसी? मेरा ये भी सवाल है। चुनाव के अलावा असदुद्दीन ओवैसी यूपी में कब कब मुसलमानों के घर पर गए हैं, उनकी दहलीज पर कब कब गए हैं? मेरा ये भी सवाल है। और क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात बोली, क्यों उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर सर्कस में काम करने नहीं आए हैं? और उनसे जब ये पूछा गया कि आपके मोर्चा का कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि पहले दूल्हे को तैयार तो हो जाने दीजिए। जी देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भी कोई भी पार्टी हो जो यूपी में है इस टाइम, तो उनको अपनी जमीन जो है खिसकती दिखाई दे रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी का मुसलमान अब इस टाइम जो जग चुका है। वो उन्होंने देखा कि पिछली सरकारों ने मुसलमानों के साथ क्या क्या किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम लोग अपना हक मांग रहे हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि आप किसी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, किसी के एजेंट है, समाजवादी के एजेंट है, फलाने के एजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, हम भी इस देश में रहते हैं, इस देश के लिए हमने बहुत कुछ किया, इस देश में हमारा एक इतिहास रहा है, इस देश हिंदुस्तान के लिए जान की कुर्बानी भी हम लोगों ने दी है। और अगर आज हम अपना उसमें कुछ करना चाहते हैं, अपना हक मांगना चाहते हैं, तो हमें क्यों बीजेपी का एजेंट? मुश्ताक जी का ये कहना है हम तो अपना हक मांगने में लगे हुए हैं, हम तो अपना हक मांगने के लिए लगे हैं, लेकिन हमें तो अलग अलग पार्टियों का एजेंट कह दिया जाता है। आलोक जी के पास मेरे ख्याल से उससे पहले मुझे शौकत अली के पास भी चलना चाहिए, क्योंकि शौकत अली ने भी ये बात बोली है। जी शौकत जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक की बात करने आए तो आप लोग क्यों ये बताने में लगे रहते हैं कि किसी और पार्टी के एजेंट हैं? देखिए राशिद भाई, अभी आपने डिबेट शुरू होने से पहले एक बात कही थी, उस बात को मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं। अभी कहा था कि ओवैसी बंधु ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं हैदराबाद में खड़े होके कि पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो चाहती है कि जिसपे हमारी पूरी राजनीति की न्यू आधारित है, वो ओवैसी साहब आसानी से कर देते हैं। अब कहते हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी मांगने आए। हम इस बात को फिर पुनः दोहरा दे रहे हैं कि आप हिस्सेदारी मांगिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको विकसित करने की हिस्सेदारी की बात करिए। आप सिर्फ अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। 12.5% तेलंगाना में है, उनमें आप हिस्सेदारी कितनी दिला पाए ये बताने का काम करिए। आप अभी थोड़े दिन पहले बंगाल गए थे, क्या वहां के मुसलमानों ने कह दिया आपसे कि हम आपकी हिस्सेदारी में नहीं आना चाहते, तो आप छोड़ के चले आए? इससे पहले बिहार गए थे। तो ये जो पूरी राजनीति की कवायद चल रही है राशिद भाई, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है इसी पे आधारित है कि हिंदू मुसलमान हो और इसका हमें फायदा मिले। तो ये आए नहीं, ये तो बुलाए गए, इनको इन्विटेशन बुलाया गया, अरे चलिए महाराज अगर आप उत्तर प्रदेश नहीं चलोगे तो उत्तर प्रदेश में हमारी नैया तो खिसक गई है। अगर आप चलोगे तो आप ही एक ऐसे आदमी हो जो हमारी राजनीति को सहारा दे सकते हो, कंधा दे सकते हो। मैं लेकर के चलूंगा आलोक अवस्थी जी के पास, में एक बार फिर से लेकर के मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी, जब भी ओपी राजभर अपनी जबान खोलते हैं और चुनाव की बात करते हैं तो उन्हें ऐसा क्यों होता है कि यूपी की पूरी आबादी 23 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं नुनिया हमारे साथ में है, कुर्मी हमारे साथ में है, दलित हमारे साथ में है, ओबीसी हमारे साथ में है, यादव हमारे साथ में है, गैर यादव हमारे साथ में है, जाटव हमारे साथ में है, गैर जाटव हमारे साथ में है। इस तरह से तोड़ करके आप क्यों देखते हैं? क्या यूपी के चुनाव से पहले आप लोग सामाजिक ताना बाना तोड़ने की कोशिश में हैं? जोड़ने की बात कीजिए ना।
राकेश ये जी, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप कहते हैं नुनिया कोयरी कुर्मी, आप कहते हैं जाटव गैर जाटव, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, बस इतना ही करते रहेंगे क्या आप लोग? अरे बात कीजिए ना शिक्षा की, अरे बात कीजिए ना जिंदगी की, बात कीजिए ना रोजगार की, ये बात ही नहीं होती है। आप कहते हैं राजभर वाले हम हैं, आप कहते हैं गाजीपुर में हमारा, आप कहते हैं देवरिया में हमारा है। अरे पूरे यूपी को एक करके देखिए ना आप। राकेश भाई, मैं जो बता रहा हूँ पहले वो जान लीजिए। हमारा एक गठबंधन है, हाँ। तो उस गठबंधन में 10 पार्टियां हैं, ठीक है, और उन 10 पार्टियों में लगभग सभी जातियों के सभी लोग आते हैं। और ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ओबीसी जी भी अब हमारे ही गठबंधन में शामिल हैं। ये आज से नहीं है, ये 15 दिसंबर को अगर आप चेक करेंगे 15 दिसंबर 2020 से शामिल है। तो हमारे जो गठबंधन में सभी जातियां और सभी धर्म के लोग अगर शामिल हैं, तो इससे बीजेपी को अब ये लग रहा नहीं, है। लेकिन जानते हैं आज की यूपी के डेट कई में- लोगों से मेरी बात हो रही थी, मेरे कई पत्रकार मित्र हैं, उनका ये कहना है कि आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा में जितने भी लोग शामिल हैं ना, ये दगे हुए कारतूस हैं। कई लोग ये कहते हैं यूपी के लिए दगे हुए कारतूस हैं। तो देखिए, वो एक इमेज बिल्डिंग होती है। अगर कोई 7,200 करोड़ रुपए 6 साल में खर्च करके इमेज बिल्डिंग कर रहा है, तो उससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये वो जनता किसकी का बात कर रहे हैं पैसा आप? है, नहीं, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं आप? आपको पता होगा कि कौन कर रहा है 7,200 करोड़ आलोक रुपए अवस्थी अगर जी, 6 आलोक साल अवस्थी में जी, खर्च कर रहा है। यहाँ पर इमेज बैठे हुए बिल्डिंग पर। एसबीएसपी के नेता ने सीधे तौर पर आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप लोग इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं और इमेज बिल्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं करते, यानी आप लोग एक इवेंट मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये कहना है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का बार बार ये कहना है कि ये ओवैसी जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजेंट भर ही हैं। जवाब दें। देखिए, मेरा इन दोनों पार्टी से सीधे सीधे सवाल है। आपके नेता समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र हैं जो बैठे हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है बहुत है। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। क्योंकि आज आपने डिबेट सारी है हिंदू और मुसलमान के बीच में रखी है, तो उन्हें बताना चाहिए था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अगर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया तो मैं अपने काम चला सकता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए, खाली वो हमको इसी बात है। ये राजभर जी की पार्टी ने असदुद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन किया है, इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए ये बता दें। तो खाली एक मुसलमान के तबके को अलग करके उनको डराना धमकाना, उनको एक पार्टी के खिलाफ भड़काना, खाली इनका एक यही शौकत जी, हाँ आता हूँ, ठीक है। जैनन भाई आपके पास भी आता हूँ। शौकत, अपनी बात पूरी कर लें आलोक जी, अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, रिदम टूट जाता है। कहते जब हम विकास की बात करते हैं तो हम सबके विकास की बात करते हैं। हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे, सबको दे रहे हैं ना। हम गाँवों में अगर बिजली पहुंचा रहे हैं तो हर घर को बिजली दे रहे हैं ना। हम जो रोजगार का अवसर उत्पन्न कर रहे हैं हर समाज के लोगों के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। आज जो है जो उत्तर प्रदेश जो है अपराधियों से मुक्त हुआ है। आज जितने भी माफिया गैंग है साहब जेल के अंदर है, जितने भी बड़े बड़े माफिया थे उनकी संपत्तियां कुर्क करके और अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया ना, किस सरकार ने किया है? ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। खाली एक ये सरकार ऐसी है जिससे ये सारे दल मिल करके जो है इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण हो। क्योंकि हमने धर्मांतरण के अलग के खिलाफ हम जो है बिल लेकर के आए हैं, तो ये हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने जो है ये जो मुसलमान लड़के जो है हिंदुओं का नाम लेकर के जो बोली वाली लड़कियों को जो महिला आलोक जी आपके सामने 3 पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं, ये बताएं कि धर्मांतरण वाले षड्यंत्रकारी कौन है? 3 अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, कौन है? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई राजनीतिक दल शामिल है, लेकिन ये उनके समर्थक है। कभी आज तक इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? क्यों नहीं धर्मांतरण बिल लेकर के ये आए? क्यों इन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए पहल नहीं करी? क्यों नहीं इन्होंने इस तरह के कृतियों के खिलाफ आवाज उठाई है? आज अगर कोई वाकया हो जाता है तो इनकी जबानें चुप क्यों हो जाती है? इनके बोलते क्यों नहीं है? मौन समर्थन क्यों देते हैं अपना? तो मेरा साफ साफ सवाल है कि आपका मौन समर्थन भी एक बहुत बड़ा समर्थन है एक तबके को, कि जो है आप उसको छूट देते हैं कि आप जो है जो भाई है वो बंद करिए और आपको कोई बोलने वाला नहीं है। साफ साफ उस पर स्पष्ट आरोप है। तुष्टिकरण राजनीति खाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस करती आई है। तो राजभर जी की पार्टी को तो मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ कि क्या करते हैं, क्या करें। ठीक है, मैं काम कर लेता हूँ। एक बार मुश्ताक जी के पास में फिर से चलना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं, पहले AIMIM के जो नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके पास में जाना बहुत ज़रूरी है। मुश्ताक अहमद जी, हाँ मुश्ताक अहमद जी, ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को यूपी की सरजमी पर आने के बाद पहलू खान याद आता है, इश्तियाक याद आता है, अखलाक याद आता है, लेकिन बाकी और धर्म याद नहीं आते? मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि
आप मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर यूपी में देखते किसे हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? मेरा सीधा सवाल है और सीधा ही जवाब चाहिए मुझे। देखिए, हमारे लिए बीजेपी भी वही है, समाजवादी पार्टी भी वही है और हमारे क्या कहते बहुजन समाज पार्टी भी वही है। ये एक ही सिक्के के सारे रुख है। आप ये याद रखिएगा कि इन लोगों ने मुसलमानों के साथ जो कुछ किया वो ये इलेक्शन 2022 इनको समझा देगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर इनको लगता है कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, ठीक, तो इनके अंदर क्या बात पैदा, हलचल क्यों पैदा हुई है? क्या हलचल है? क्यों हलचल है? अगर हम हल्के हैं तो ठीक है, मैं छोड़ दीजिए अपने हाल पे, हम हल्के हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, हमारे असदुद्दीन ओवैसी के अंदर कुछ ना हो। वो यूपी की बात नहीं, वो जाकर सांसद में भी बात करते हैं। आप कहते हैं यूपी की क्यों बात करते हैं? नहीं, सांसद में भी जाकर वो बात करते हैं, पार्लियामेंट में भी जाकर वो बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। आपने कहा कि यहाँ की क्यों नहीं, यहाँ की नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हो, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं का भी मुसलमान है। वो ये चाहता है कि हम मुसलमान इस या हिंदुस्तान में अच्छे सम्मान के साथ रह जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए। लेकिन जैनेंद्र भाई बार-बार हाथ उठा रहे हैं, लेकिन जैनेंद्र भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप लोग को गठबंधन करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि आपके जो नेता हैं ओपी राजभर सरकार में भी रहे, सरकार को पानी पी करके कोसते रहे, और अगर उसी पार्टी के ऊपर यह कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, तो फिर आपको उसी असदुद्दीन ओवैसी के साथ में भागीदारी संकल्प मोर्चा करना जरूरी था क्या? जो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी बी टीम है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। जो अभी हमारे आलोक जी बता रहे थे, अवस्थी जी, उन्होंने एक बात कही, धर्मांतरण। तो धर्मांतरण का पैसा कहाँ से आ रहा है ये पूरे देश के लोगों को पता है, कौन से कंट्री से आ रहा है, और उसी कंट्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया। तो वो उस कंट्री के हेड से, जो आजकल बड़े खुले दिल के हो गए हैं, तो उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी क्या कर रही है। देखिए आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज आलोक जी, अवस्थी जी प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। आलोक जी एक बार सुन लेते हैं, आलोक जी एक बार सुन लेते हैं, जैनन जी जो भी बोलेंगे उसके बाद रिबर्टल के लिए आलोक जी आपके पास जाऊंगा मैं। एक बार जैनन जी को सुन लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। ठीक है, आपने जो बोला था कि हम इनके साथ भी रहे, हमारा देखिए चुनाव पूर्व से एक शर्त थी कि ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, और वो जब पूरा होता नहीं दिखा तब हम लोग इनसे अलग हुए थे। और हम लोग हर सोमवार को कलेक्ट्रेट में अपने अपने जिलों में और एसडीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस में जाके आरक्षण का वर्गीकरण के लिए ज्ञापन देते हैं। दूसरी चीज ये कि अब इनको क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम जब अलग हो गए हैं तो हमसे बात छोड़ दीजिए ना, छोड़िए ना ये आरक्षण के दम पर राजनीति करना। 90 के दशक की शुरुआत में जो राजनीति बहुत पीछे चली गई है, जो हाशिए पर चली गई है, फिर से वही आरक्षण। जब आरक्षण की बात करेंगे तो जाति की बात होगी। मैंने सीधे ये पूछा कि विकास की बात क्यों नहीं होती है, यूपी के विकास की बात क्यों नहीं होती, यूपी को बिल्कुल एक करके क्यों नहीं देखा जाता? नहीं, मैं आपको जवाब देना चाहते हैं, आपको आलोक अवस्थी, नहीं, जैनन जी रुक जाइए आप। नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं, लेकिन आरक्षण के नाम पर जाति में मत बांटिए ना। आरक्षण के नाम पर मंडल कमंडल तो ना करें। आप मंडल करते रहेंगे, आप मंडल करेंगे, आप मेरी बात सुनिए ना, आप करेंगे मंडल, ओवैसी करेंगे कमांडल। नहीं, अभी नहीं, आलोक अवस्थी बोलेंगे आपको, आलोक अवस्थी जवाब देंगे, आलोक अवस्थी आपको जवाब देंगे, आलोक अवस्थी आपको जवाब देंगे। हो गया, ठीक है, आलोक जी जवाब दें। देखिए आशुनी जी, ये लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी और सुरेंद्र राजभर की जो पार्टी है, इनको जवाब देना चाहिए। ये कहाँ घसीट रहे हैं? आपने देखा है कि किसी गड्ढे में अगर आप केकड़ों को डाल दें तो आप देखेंगे कोई किसी को ऊपर नहीं जाने देगा, एक दूसरे को नीचे खींचते रहते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल पाता, वो गड्ढे में ही रहते हैं। सीधी सी बात ये, आज देश निकल चुका है इन सब चीजों से बाहर, देश जात पात से बाहर निकल चुका है। देश जो है धर्म के आधार पर बंटना बंद हो चुका है। देश इस समय एकजुट है, राष्ट्रवाद देश आज एकजुट है। आज जो है देश की सीमाएं सुरक्षित है। आज देश जो है पलट के अपने दुश्मनों को जवाब देता है। आज G7 की बात होता है, G20 की बात हो, बिना भारत को शामिल किए चिड़चिड़ाहट नहीं, मुझे कोई भी ड्रामा डिबेट नहीं चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं, एक एक करके अगर अपनी बात करेंगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैनन जी, अगर आलोक जी बोल रहे हैं ना
तो फिर बीच में आपको भी रुकना पड़ेगा। आलोक जी की पूरी बात सुन लें। आलोक जी अपनी बात पूरी करें। आजमी जी, मैं साफ साफ कहता हूँ, भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में आज उभर रहा है। क्यों उभर पा रहा है? क्योंकि आज सारे समाज के लोगों का बल जो है मोदी जी के पीछे लगा हुआ है। आज अगर हम पाकिस्तान को, चाइना को डट के जवाब दे पा रहे हैं तो हमारे नागरिकों को मदद दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने देश को बंटने नहीं दिया है। हम समाज को बांट के नहीं देखते हैं। सरकार जो भी योजना बनाती है वो सबके लिए बनाती है, वो समाज के अलग अलग वर्गों को बांट के देखना नहीं चाहती है। ठीक ये है। वो लोग हैं जिनको आज ओपी राजभर को क्यों निकाला गया हमारे पार्टी से? हमने बहुत सम्मान किया था उनको, बहुत सारी चीजें थी। आपको याद होगा कि ओपी राजभर का एक पीए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको उसका स्टिंग हुआ, टीवी में देखा, सबने दिखाया, आपने भी दिखाया। किस तरह के लोग थे ये कि जब सत्ता में आए तो किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया गया। हमने तो राजा सुहेल देव के हमने इनको बुलाया, हमने डॉक्टर जारी किया। हम राजा सुहेल देव का सम्मान करते हैं। राजा सुहेल देव को लेकर के जो मैंने सवाल किया था ना आलोक जी, उसका जैनेंद्र जी ने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता शौकत जी के पास भी जाना जरूरी है। शौकत जी, जिसने हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बचाया, जिसने हिंदुस्तान को चीन से बचा करके रखा हुआ है, जिसने बिल्कुल खम ठोक करके अपनी सरकार चलाई है, वहां पर आकर के आप लोग अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, ये कहना है आलोक अवस्थी जी का। यूपी में क्या पाकिस्तान और चीन चलता है? मेरा पहला सवाल है। और मेरा अगला सवाल यह है कि क्या वाकई में पूर्वांचल में, खासतौर से मैं पूर्वांचल के 27 जिलों की बात करूंगा, वो 27 जिले जहां पर मुस्लिमों का प्रभाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों की मैं बात करूंगा जहां पर मुसलमानों का प्रभाव है, मैं मुजफ्फरनगर से लेकर के बागपत तक, बागपत से लेकर के शामली तक, और पूर्वांचल में मैं जौनपुर से लेकर के आजमगढ़ तक, आजमगढ़ से लेकर के गोरखपुर तक की बात करूंगा। क्या यहाँ पर आप इस स्ट्रैटेजी में आप लोगों के परिवर्तन आया है? क्या आप लोगों को यह लगता है कि नहीं, री-स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक आप लोगों को यह लगता था कि नहीं, ठेकेदार तो हम ही हैं, मुसलमानों के ठेकेदार हम ही हैं, कोई भी हमें चैलेंज देने के लिए नहीं आ सकता। लेकिन अब चूल्हे हिल रही हैं क्या? अब जमीन हिलने लगी है क्या? राशिद भाई, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत संजीदगी से पूरे जवाब देना चाहता हूं। कोई बीच में टोका टाकी ना करे तो मैं सारे जवाब आपको दे दूंगा। देखिए, पहला सवाल आपने कहा कि एक ज्ञानेंद्र भाई हैं, अपने पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि हमें मुसलमानों के लिए नहीं कुछ करना, हमें पूरे उत्तर प्रदेश के हर उस जाति के लिए करना है जो उत्तर प्रदेश में रहता है और अंतिम पंक्ति में बैठा है। समाजवादी पार्टी उसको भी न्याय की उम्मीद से देखती है और कहती है इनके लिए भी हम लाभकारी योजनाएं लाकर इनको भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इन लोगों को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। इस पर समाजवादी पार्टी की राजनीति आधारित है, हिंदू मुसलमान पे नहीं आधारित है। दूसरी बात, जब भी भारतीय जनता पार्टी से आप ये कहेंगे कि आप बताइए, देखिए आप सीधे तौर पे कहूं मैं, चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। राशिद भाई, आपने भी कहा था आज चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। बताएंगे साहब हमने देश को पाकिस्तान से बचा रखा है, चाइना से बचा रखा है, रसिया से बचा रखा है। अरे महाराज, चर्चा तो उत्तर प्रदेश पे हो रही है, आप पाकिस्तान चले गए। इनकी जो पूरी धरातल की राजनीति है, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं, मैंने शुरुआत नहीं कहा था, इनकी राजनीति इसी पे आधारित है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी पे आधारित है। और ये फिर मैं इस चीज को मकान चलता है। आलोक अवस्थी जी जवाब दें। मैं डिबेट का एक स्तर बना के रखना चाहता था, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का इतिहास गिराया। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और एक परिवार की पार्टी। इसके आगे निकल कभी नहीं पाए हैं। आज जो है इनके जो समर्थक रहे, चाहे अतीक अहमद हो जो बहुत बड़े माफिया थे, चाहे विकास दुबे रहे हो, चाहे विजय मिश्रा रहे हो, या मुख्तार अंसारी रहे हो, इन क्रिमिनलों को माननीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज योगी आदित्यनाथ जी ने इनकी करोड़ों रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है, तमाम अवैध संस्थानों को इनके जो है गिरा दिया गया है, तमाम इनके गैंग का खात्मा कर दिया गया है। जितने बड़े बड़े अपराधी आज घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय पे, आज जेलों के अंदर एरिया रगड़ रहे हैं। आज अपराधी जो है जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता है, जो अपराधी बाहर घूम रहा है वो सरेंडर कर देता है और गले में तख्ती लगाता है, चौराहे पे खड़ा होता है। समाजवादी गुंडे आज की तारीख में अपने घर के अंदर चले गए हैं या यूपी छोड़ करके चले गए हैं, ये कहना आलोक जी का, जवाब दें। आलोक जी, शायद आपको जानकारी ना हो, आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपराधियों को बचाने के लिए बलिया में रोने लगे थे और ऐसे भी लोग आपके मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अरे सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखा करिए, आप लोग तुरंत बौखला जाते हैं। अगर कुछ सच बोल दो राशिद भाई तो इनके अंदर इतनी तुरंत बौखला जाएंगे। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत है, मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा है, तमाम लोग ऐसे टीवी स्क्रीन पर जितने भी गेस्ट हैं दिखाया जाए, जितने भी टीवी स्क्रीन पर गेस्ट हैं उन्हें दिखाया जाए। शौकत जी जवाब दें। राशिद भाई सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। राशिद भाई सुन लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी मुझे एक नाम बतावे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बाहर किया था। मैं समाजवादी पार्टी में 3 नेताओं के नाम बताऊंगा जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट ना देके बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी, डीपी यादव, इन लोगों को बाहर का रास्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, डकैती जैसे मुकदमा पंजीकृत जिनके तालाबों में मगरमच्छ मिले, जिनके तालाबों में मगरमच्छ मिले, जिनके घर पर AK-47 मिली, आपके अंदर, अरे सुनिए ना, मेरी बात को अवॉइड ना करें, जिनके तालाबों में मगरमच्छ मिले और जिनके घर में AK-47 असॉल्ट राइफल मिली, उन्हें भी तो आप लोगों ने सरकार में शामिल किया ही ना, उन्हें भी तो सरकार में शामिल किया ही। मुश्ताक अहमद जी, अब मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, जो AIMIM के साथ में मुस्लिमीन लगा हुआ है, क्या ये माना जाए कि सिर्फ फोकस मुसलमानों पर ही है या इसके अलावा भी कुछ और है? नहीं, ऐसा सर कुछ भी नहीं है। आप देखिए, हमारी पार्टी जो है वो जो है हैदराबाद से शुरू हुई थी और ये आज से 58 साल पुरानी पार्टी है। सीधे ये कहिए कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी पार्टी है AIMIM। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप बोलें, मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी पार्टी है AIMIM, इसे स्वीकार करें आप। जी। हेलो मुश्ताक जी, स्वीकार नहीं किया आपने? हेलो मुश्ताक जी, अभी तक स्वीकार नहीं किया। मुश्ताक जी, आपने अभी तक स्वीकार नहीं किया। आवाज सर नहीं आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं बिल्कुल सीधे ये कह रहा हूँ कि अगर सर नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है या नहीं आ रही मेरी आवाज? अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा ठीक, बस सिर्फ ये बताइए, ये आप अपनी तरफ से कह दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप पूरी तरह से ईमानदार हैं, आपकी निष्ठा पर किसी भी तरह का सवाल नहीं है, आपकी इंटीग्रिटी पर किसी भी तरह का सवाल नहीं है। आप एक सेंटेंस बोल दें, AIMIM मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी पार्टी है, इसके आगे सारी बात खत्म हो जाती है। एक बार बोल दें आप। बिल्कुल है, वो हिंदुओं की पार्टी, मुसलमान की पार्टी, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले एक आदमी की पार्टी है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, अगर ये मुसलमान के साथ हिंदुओं की भी पार्टी है तो सैयद सलार मसूद की दरगाह पर जाने के अलावा, बहराइच जाने के अलावा और बाकी मंदिरों में क्यों नहीं गए? ओवैसी, मंदिर में भी जाना चाहिए ना भाई, जिनकी आस्था के केंद्र है मंदिर। ओवैसी अगर यूपी की राजनीति करने आए हैं, चले जाए ना, रामलला के दर्शन भी एक बार कराएं, एक बार भेजिए ओवैसी को रामलला का दर्शन करने के लिए। जी जाएंगे? रामलला का दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमारे पास जो, देखिए सर, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो हमारा मोर्चा है, एक आदमी एक ही काम कर सकता है एक टाइम पे। आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे, जो आप असदुद्दीन ओवैसी रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या कब जाएंगे? सीधा सवाल है मेरा। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं, हमारे असदुद्दीन ओवैसी ठीक हमारे नेता है, लेकिन इस टाइम जो हमारा चल रहा मोर्चा, उसमें जो भी है आप आने वाले समय में जरूर देखेंगे। मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, दरगाह में भी जाएंगे। ठीक है, चलिए, हर जगह जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आलोक जी, बीच में आप आना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? आप इतनी बार इससे पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। मैंने इनकी पार्टी का नाम मैंने लिख लिया है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन। इसका अर्थ तो आज तक मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कहीं से भी कोई ये पार्टी एक हिंदुओं की पार्टी या किसी और पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही है। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन एक बहुत ही टिपिकल नेम है जो खाली मुसलमानों के लिए प्रयोग होता है। और इन्होंने आज तक, चाहे याकूब मेमन को फांसी दी जा रही हो, चाहे अफजल गुरु को फांसी दी जा रही हो, या टुकड़े टुकड़े गैंग जो राजनीति करता रहा हो, इन्होंने हमेशा उसका समर्थन किया है। कभी भी इन्होंने अपने देश के जो देशद्रोही है, जिनको सुप्रीम कोर्ट सजा देती है, फांसी हुई है, उनकी भी ये जो है मजम्मत कभी इन्होंने किया, इन्होंने समर्थन किया है। तो ये किस तरह के लोग हैं जो अपने खाली एक उनके वर्ग से आते हैं, तो उनकी तारीफ करेंगे, उनके बचाव के लिए तमाम से कसीदे कर लेंगे, तमाम सारे वो घटनाओं को उपक्रम दे देंगे, तमाम मॉब लिंचिंग के 2-4 इकट्ठे वो नाम ले देंगे, लेकिन कभी इन्होंने जो है कोई हिंदू लड़के जो मुसलमान जो मारे गए और जिन्होंने जो है मॉब लिंचिंग के शिकार, क्या किसी के लिए आवाज उठाई? जो देशद्रोह के आरोप में ये देशद्रोही मारे गए, फांसी में लटकाए गए, इनके समर्थन में क्यों बोला इन्होंने? तो ये किस तरीके की पार्टी है, इसलिए इस पार्टी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। जो राजभर बहुत सीरियसली का ये कहना है कि देशद्रोहियों के साथ में रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और असदुद्दीन ओवैसी रहते हैं आपके नेताजी के साथ। जवाब दें, क्या आप भी देशद्रोहियों के साथ रहने वालों का समर्थन करते हैं? क्या आप भी उनका समर्थन करेंगे जो PFI के सपोर्ट में आ जाए? क्या आप भी उनका समर्थन करेंगे जो दरभंगा वालों के सपोर्ट में आ जाए? क्या आप भी उनका समर्थन करेंगे जो आतंकी गतिविधि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, उनके समर्थन में आप भी आ जाएंगे क्या? देखिए,
पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ अवस्थी जी से कि देशद्रोह की धारा कौन सी होती है, और दूसरी चीज ये कि अगर कोई आतंकी गतिविधियों में पकड़ा गया है तो उसके समर्थन में कभी भी कोई नहीं आया है हमारी पार्टी से। और तीसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसका कोई भी जो भी सुराग किसी भी पब्लिक को मिलता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो अपनी तरफ से पुलिस को देने की कोशिश करते हैं, देते भी है। क्योंकि बीच में बहुत देर से शौकत अली जी ने यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर हमारा गठबंधन में शामिल हुए हैं ओवैसी जी, तो भाजपा को मिर्ची इस वजह से लग रही है कि उन्हें लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। कल ही उन्होंने 3 ओबीसी जाति से और 3 एससी जाति से कैबिनेट विस्तार जो किया था उसमें मंत्री बनाए और 1 ब्राह्मण को जगह दी। तो आपको इससे ही समझ जाना चाहिए कि उनका पूरा फोकस इस बार वोट लेने का और बेवकूफ बनाने का दोबारा से उन्हीं लोगों को है कि हाँ हम जनता को बेवकूफ बना लेंगे। क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को दरकिनार करते हुए सामान्य वर्ग से सीटें भरी गई, गोरखपुर विश्वविद्यालय में सामान्य वर्ग से आरक्षण को दरकिनार करके सीटें भरी गई, बांदा विश्वविद्यालय में आरक्षण को दरकिनार करते हुए सीटें भरी गई। शौकत जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा आज की तारीख में बड़ी सरेंडर वाली मुद्रा में है? अखिलेश यादव नजर भी नहीं आते। अखिलेश यादव को महंगाई पर आना चाहिए, सीएनजी पीएनजी की कीमत बढ़ गई उस पर आना चाहिए, जो धर्म की राजनीति करे उसके खिलाफ आना चाहिए, जो जाति की राजनीति करे उसके खिलाफ आना चाहिए, जो महंगाई को लेकर के प्रदर्शन करना चाहिए उसमें भी सामने नहीं आ रहे हैं अखिलेश। किसानों के साथ भी अब सामने नहीं नजर आते अखिलेश। और मेरा एक और बहुत बड़ा सवाल है, यूपी में कहते हैं कि फेसेस की राजनीति चलती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, और आगे की तारीख में भी उनके मुकाबले में मजबूत नेता कोई नजर नहीं आता। लेकिन अगर आपको यूपी में एक मुसलमान फेस असदुद्दीन ओवैसी के सामने उतारना है, वो चेहरा कौन सा होगा? क्योंकि गुजरे जमाने में आजम खान का वो चेहरा हुआ करता था, लेकिन अब आजम खान बीमार हैं। आजम खान पहले जेल में थे, आज की तारीख में हॉस्पिटल में हैं। उनके बेटे पर भी इल्जाम लगा, 1.5 साल से जेल में रहे, हॉस्पिटल गए, वापस से जेल। लेकिन आपके पास में मुसलमान चेहरा समाजवादी पार्टी के पास में कौन सा है? राशिद भाई, मैंने फिर उसी बात को सामने रख दिया कि हमारी समाजवादी पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को विकसित करने की बात करती है, और इसी बात पे समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति आधारित है। अब आप बात करते हैं चेहरों की, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी तमाम चेहरों को आगे कर रहे हैं। मैं आपको बता दें, पूर्वांचल से आपको अच्छे से याद होगा, एक विधायक हैं, उनको भी आगे करने का काम किया जा रहा है। तमाम चेहरे आगे आए हैं, उनको राजनीति करने का मौका दिया है। तमाम नौजवानों टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया है, तमाम नौजवानों को प्लेटफॉर्म दिया है। मैं भी आपके सामने उदाहरण हूं, मुझे भी आपके सामने बोलने का मौका दिया है। तो ये तमाम उदाहरण है। और रही बात, मौका सभी को दिया है, बस चाचा को नहीं दिया। मौका सभी को दिया, मौका आपको दिया, मौका युवा को दिया, मौका मुसलमानों को दिया, बस चाचा को नहीं दिया। नहीं राशिद भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, और जो भी विकास के साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। इस बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक संदेश देने का काम किया था। अभी तो बस ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी साथ में आना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी ही आपके साथ में है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा छोटे दल कौन से रहेंगे, इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। मुश्ताक जी, मुझे नेता MIM मुश्ताक अहमद जी आपके साथ में, और छोटे दलों में कौन कौन आने वाला है? शिवपाल जी आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, शिवपाल जी से हम लोगों की बातचीत चल रही है और हमें लगता है कि वो जरूर आएंगे। ठीक है। जैनन जी, आम आदमी पार्टी किसके साथ में है? समाजवादी पार्टी के साथ में या फिर आपके साथ में? क्योंकि OP राजभर जी का ये कहना था कि 1 हफ्ते के बाद में दिल्ली जाकर के अरविंद केजरीवाल के साथ में मुलाकात भी होने वाली है। देखिए राशिद भाई, जब तक चुनाव नहीं आते हैं या कोई गठबंधन नहीं होता है, उससे पहले कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, जब तक चुनाव आते हैं, जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, तब तक गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। उसमें होता यह है कि सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारे घोषणा पत्र कैसे होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें पहले कंफर्म की जाती हैं कि हमारी पार्टी का क्या घोषणा पत्र, दूसरी पार्टी का क्या है, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अगर हमारे पास पहले से 10 पार्टियां हैं, उन सबका मिला के ये है, और 11वीं पार्टी आना चाह रही है या मतलब मिलना चाह रही है 11वीं 12वीं पार्टी,
तो उनका क्या घोषणा पत्र है और उसमें क्या कॉमन निकल सकता है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। क्योंकि आखिर में हमारे जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसको जनता का विकास की पड़ी हुई है, उसको जाति पात की या धर्म की राजनीति नहीं करनी है। भाजपा की तरह कि कोई भी मुद्दा हो तो वह चुनावों से पहले ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे लगने लगते हैं, धर्म का मुद्दा आ जाता है, हिंदू मुसलमान आ जाता है, मंदिर मस्जिद आ जाती है, चीन पाकिस्तान आ जाता है। ये हमारी पार्टी को नहीं करना है, ना हमारे राष्ट्रीय भागीदारी संकल्प मोर्चा को करना है। हम केवल मुद्दों की राजनीति करते हैं। जब हमारी बात जब तक मानी गई तब तक हम तैयार थे इनके साथ गठबंधन में रहे भाजपा के साथ, और जब हमें लगा कि अगर हमारी बात को लागू नहीं किया जा रहा है, हमारे कहने पर कमेटी बना दी गई थी सामाजिक न्याय समिति की, तो उसके बाद उसको लागू ना करने में आनाकानी करने लगी, हम अलग हो गए। आलोक अवस्थी जी, यहाँ पर जैनेन जी का कहना यह है कि आप लोग राजभरों के साथ में नहीं हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति आप लोग करते हैं, और जहाँ पर आपको ये लगता है कि सहूलियत के हिसाब से सीबीआई का छापा पड़ा दिया जाए, ईडी का छापा मरवा दिया जाए, तो वहाँ पर पावर पॉलिटिक्स करने के लिए या किसी पर दबाव डालने के लिए आप लोग सेंट्रल एजेंसीज का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पार्टी के नेता अनिल राजभर है, कैबिनेट मंत्री है, सम्मानित नेता है, बहुत पुराने नेता है, बराबर राजभरों के लिए इसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सकलदीप राजभर है, उनको राज्यसभा पे हमारी पार्टी ने भेजा है, वो लगातार जो है बहुत पुराने नेता रहे हैं, राजभरों के बीच में काम करते हैं। ये सुबह से शाम तक ओम प्रकाश राजभर जी खाली जातियां गिराते रहते हैं, और ये उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो तो जाति की बातचीत नहीं करते, आज से आसपास है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नौजवानों को बहुत आगे बढ़ाया है। हम कह रहे हैं ना, उन्होंने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, अतीक अहमद को आगे बढ़ाया है, मुख्तार अंसारी को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विजय मिश्रा को आगे बढ़ाया है, विकास दुबे को बढ़ाया है, कई तरीके के चंदन यादव जैसे डकैतों को आगे बढ़ाया है, बहुत लोगों को आगे बढ़ाया समाजवादी पार्टी ने, ठीक से पता है पार्टी को। अभी आप मैंने पूछा मुसलमानों के लिए क्या किया, मुसलमानों के नाम पर डराने का काम तो ये करते हैं। जब मैंने पूछा क्या काम किया तो कहने लगे नहीं हम तो जात पात की बात नहीं करते, हम तो धर्म की बात नहीं करते, हम तो अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं। तो अंतिम छोर का कौन है? अंतिम छोर का व्यक्ति होता है जो अखिलेश यादव के कुनबे का व्यक्ति होता है। अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का कुनबे जो उनके रिश्तेदार हैं, उसके अलावा अखिलेश यादव के लिए किसी का कोई महत्व नहीं है। टिकट देंगे तो अपने 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 कुनबे को देते हैं। शौकत जी, आप लोग की पार्टी कुनबे वाली पार्टी है, जल्दी जवाब दें। शौकत जी, आपकी पार्टी कुनबे वाली पार्टी है, जवाब दें। पत्नी उनकी सब उनके कुनबे के। शौकत जी, आपकी पार्टी कुनबे वाली पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, नेपोटिज्म करते हैं आप लोग, चहेतों का पूंजीवाद करते हैं आप लोग, क्रोनी कैपिटलिज्म करते हैं आप लोग। जवाब दे सकते हैं, मैं बिल्कुल अंतिम समय में हूँ, जवाब दे सकते हैं आप। अब इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को जिस तरह ये बार बार आरोप लगा रहे, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने बेरोजगारी की ओर बढ़ा दिया, क्या आप मानते हैं? महंगाई की ओर बढ़ा दिया, अपराध की ओर बढ़ा दिया, क्या आप मानते हैं? अपराध की प्रकाष्ठा पार हुई जा रही उत्तर प्रदेश में, और अभी आप ठीक है मैं सुन नहीं पाया, दोबारा दोहराएं। देखिए, जब कुनबे की बात की जाती है ना, जहां पर कुनबा होता है वहां पर स्कैम होते हैं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूं शौकत जी, अगर आप सुन पा रहे हो, जहां पर कुनबा होता है वहां स्कैम होता है, जहां स्कैम होता है वहां रिवर फ्रंट होता है, जहां रिवर फ्रंट होता है वहां पर बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, जहां ठेकेदार होता है वहां मंत्री से लेकर के संतरी तक स्कैम करने में लगे रहते हैं। और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्कैमस्टर वाली सरकार चलाई है, लगभग ये कहना चाहते हैं आलोक अवस्थी। शौकत जी, बहुत बार ऐसा होता है ना। देखिए आलोक अवस्थी जी, जो भी आप मैं जवाब दे दे रहा हूं, मैं जवाब दे दे रहा हूं रशीद भाई। आलोक अवस्थी जी से पूछ लीजिए, अभी विभाग में तमाम सारे घोटाले हुए थे, उनकी जांच चल रही थी, कहां तक पहुंची उनसे पूछ लीजिए। उनके अभी तक जो कहते थे हमारी सरकार एकदम घोटाला मुक्त है, उनसे पूछिए। जो अभी ताजे घोटाले हुए एक मंत्री हैं स्वाति सिंह, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहती, उनके विभाग का घोटाला हुआ था, आपको याद है कि नहीं? जल्दी जवाब दें, आलोक जी जल्दी जवाब दें, मुझे वाइंड अप करना है। आलोक जी जल्दी जवाब दें। के पास कोई तथ्य नहीं है, किसी का भी नाम लेकर के कह रहे हैं, तथ्य हो सामने रखें, मीडिया के सामने से कोर्ट में जाए, ठीक है, सरकार कार्रवाई करे। ठीक है, इनसे पूछिए, खनन में 1200 करोड़ आलोक जी, जैन जी, शौकत जी, मुश्ताक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और मैं आगे भी गुजारिश करूंगा कि अपना बहुमूल्य समय मुझे दे जरूर, लेकिन हाँ, हम शाम 7 बजे सोमवार से शुक्रवार सवाल उठाएंगे
और बताएंगे आपको कि सवाल आपके लिए क्यों बनता है। सवाल इसलिए बनता है, अगर आपके वोट के नाम पर कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे तो सवाल बनता है। अगर आपके वोट के नाम पर कोई दरगाह और मंदिर की राजनीति करे तो सवाल तो बनता है। अगर आपके वोट के नाम पर कोई कोई कुर्मी, नूनिया, मल्लाह की बात करने लगे और अलग अलग जातियों की बात करने लगे तो सवाल तो बनता है। और जहां पर सवाल बनता है वहां पर हम सवाल उठाते हैं, ठसक के साथ में उठाते हैं, निडर होकर के उठाते हैं, क्योंकि हमारी एक ही आवाज है, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते। पाल हमारे साथ, प्रजापति हमारे साथ, पटेल हमारे साथ, चौहान हमारे साथ, बिंद हमारे साथ, कश्यप हमारे साथ, कुशवाहा शाक्य सैनी हमारे साथ। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस।